मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि किस तरीके से अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान दुर्घटना हुई है। तो सबसे पहले तो मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और आप सभी की ओर से, यहाँ तक कि पूरे देशवासियों की ओर से, दुनिया के पूरे लोगों की ओर से मृतकों के प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मृतकों के जो परिजन हैं उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आप सबको एक सूचना देनी है। सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से पुनर्स्मरण संबंधी सूचना है। आप लोगों को याद दिलाना है। आपको मालूम होगा कि AFEIS ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर 3,500 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा कर रखी है। 3,500 रुपये यानी कि 14,500 रुपये के कोर्स को आप अभी 11,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वह है अंतिम डेट 15 जून। और इसके लिए आपको जिस कोड का इस्तेमाल करना होगा, कूपन कोड का, वह है NEW3500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NEW3500। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 3,500 रुपये का फिलहाल लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वह है 15 जून। और मैं आपसे अपनी ओर से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि यदि सच में आप सिविल सर्विस के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उस पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से विचार करें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत ने उड़ान योजना शुरू की है। आप जानते हैं, यह सिविल एविएशन से ही रिलेटेड है और इसका पर्पज़ ये है कि हम किस तरीके से अपने पूरे रीजन्स को, यानी कि जो छोटे छोटे स्थान भी हैं, उन्हें एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि एयर जो कनेक्टिविटी है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान करने वाली मानी जाती है, और ये है भी। और आप जानते हैं कि पर्यटन का तो इससे सीधा सीधा संबंध है ही, और भारत इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो विमान दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। देखिए, घटना भारत में हुई है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इसका शोक केवल भारत में ही व्याप्त है। पूरी दुनिया इसको बहुत दुखद निगाहों से देख रही है, क्योंकि जो बोइंग विमान यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह दुनिया के सर्वोत्तम विमानों में है। और जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विमान सुरक्षित हैं, उनकी भी सुरक्षा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और कल्पना करके देखिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, स्पेशली वैसे भी है लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में, किस तरीके से जो एविएशन सेक्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं इसके इम्पॉर्टेंट को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे 1.5 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में काम करने का मौका मिला है। इस सेक्टर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं, किस तरह से सुरक्षा के मानक निर्धारित किए जाते हैं, किस तरह से संवेदनशीलता बरती जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। वे बातें बाहर नहीं आती हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह उठ रहा है सुरक्षा जांचों को लेकर। देखिए, खासकर एविएशन सेक्टर में अगर हम मान करके चले तो 2 तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं। एक प्राकृतिक आपदा, यानी कि बिल्कुल बादल आ गए और बिल्कुल हवा चलने लगी और बिजलियां तेजी से चमकने लगी, गड़गड़ाने लगे, तो विमान फंस गया, हेलीकॉप्टर उस मौसम में फंस गया और अब कोई चारा नहीं रह गया, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये प्राकृतिक आपदा है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपदा है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो आपके सिलेबस में है, स्पेशली मुख्य परीक्षा में। लेकिन ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो फिर कौन सी आपदा है? ये मानव निर्मित आपदा है। मनुष्य से कोई न कोई भूल हुई है, चाहे वो टेक्निकल कुछ खराबी रह गई हो, चाहे जो मशीन, इंजन और उसको खासकर टेक ऑफ करने की परमिशन देने से पहले जो भी जांच पड़ताल किए जाते हैं उनमें कोई कमी रह गई हो। कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है। अभी तथ्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसकी जब जांच परख होगी पूरी तरह से, जब इस पर समिति बैठेगी, वो अलग अलग एंगल से इस पर विचार करेगी,
तो जब हमारे सामने तथ्य उभर कर आएंगे तब हम उन्हें थोड़ा सा देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना, खासकर एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, वह सही नहीं होगा। इसलिए अभी जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, जो संभावनाएं और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ें, लेकिन निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं करें। शुरुआत में मैंने उड़ान के बारे में आपसे बातें की थी। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उड़ान पर प्री एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि चूंकि सिविल एविएशन तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंतर्गत आप ये जो विमान दुर्घटना हुई है, इसके प्रकाश में हमारा जो एविएशन सेक्टर है उसके सामने कौन कौन सी दूसरी चुनौतियां हैं, उन पर थोड़ा सा विचार करें। और इसी तथ्य को लेकर के आज मैं आप सबके सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारा जो देश है वो नंबर ऑफ पैसेंजर के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। दो बड़े सेक्टर दूसरी कंट्री हैं, तीसरा भारत है। यानी कि जो पैसेंजर आने जाने की जो क्षमता है, जो जा रहे हैं आ रहे हैं, भारत में अभी तीसरे नंबर पर है। ये तो पैसेंजर की बात हो गई। जहां तक कार्गो की बात है, कार्गो में हमारा स्थान छठवां है। एयर कार्गो का जो विश्व मार्केट है उसमें हम छठवें स्थान पर हैं। इसका मतलब है कि यह सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में इस तरह का हादसा होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो इन पर आएगा ही। एक बात आप और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं टूरिज्म को लेकर के, कि किस तरह से टूरिज्म केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम भी लगातार इस कोशिश में हैं कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ा सकें। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आपको फॉरेन टूरिस्ट बढ़ाने हैं तो वो एविएशन सेक्टर के संचालन से ही संभव होगा। आपको एविएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आपको लगेगा कि यह घटना उस क्षेत्र में भी तो एक धक्का सा है। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे इससे भी उबरने की कोशिश करेगा देश। जब इसकी जांच सामने आ जाएगी तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आगे व्यवस्थाएं होंगी। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, एक्सीडेंट का सवाल है, एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुर्घटना होती है तो हमारे पास कोई विशेष चारा नहीं रह जाता। दोस्तों, जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए अब उन्हें देख लेते हैं। हमारी जो समस्या है एविएशन सेक्टर की, वो दो लोगों की मोनोपोली को लेकर के है। एविएशन सेक्टर का जो 90% जो एरिया है वो केवल दो कंपनीज के पास में है। टाटा ग्रुप के पास में, एयरलाइंस जो अभी क्रैश हुआ है वो टाटा ग्रुप का है और दूसरा इंडिगो का है। तो जब दो लोगों के पास 90% मार्केट है तो सीधी सी बात है कि फिर इनकी जो मोनोपोली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए खासकर एयरलाइंस की जो टिकटें होती हैं उनको लेकर के बीच बीच में प्रश्न उठाए जाते हैं। जो दूसरा है फ्रेंड्स की, ठीक है इनकी मोनोपोली तो है, लेकिन ये जो सेक्टर है फाइनेंशियली एक प्रकार से क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। इस पर वित्तीय दबाव होते हैं। यह सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला सेक्टर अभी तक नहीं बन पाया है। ऐसी स्थिति में एयरलाइंस क्या करती हैं कि कटौतियाँ करती जाती हैं। पता लगा कि इंजीनियर्स में आप कटौती कर रहे हैं, सेफ्टी में आप कटौती कर रहे हैं। और मज़ेदार बात है कि अखबारों में इस बीच में आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये जो एयरलाइंस हैं, इन एयरलाइंस पर बाकायदे इस तरह की उपेक्षाओं के लिए दंड भी लगाया गया है। आपने DGCA का नाम सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वो ये सब काम देखती है, बाकायदे उन्हें दंडित भी किया जाता है। तो इस पर ध्यान दिए जाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे यहाँ अभी भी पायलट की और जिसे हम ATC कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल लोगों की, जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, बेहद कमी है। एक्सपेक्टेड है 2030 तक 11,000 पायलट्स की, ऑलमोस्ट 11,000 पायलट्स की कमी, और अभी तो हम 2025 में हैं। तो अभी भी तो कमियां होंगी ही।
और फिर जो एटीसी है उसमें लगभग लगभग 5400 लोगों की कमी है। और ये दोनों देखिए सुरक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो पायलट हो चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग हों। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम इसे कैसे पूरा करते हैं। और आखिरी पॉइंट ये है दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उनकी बहुत कमी है, चाहे वो रेगुलेटरी को लेकर के हो चाहे दूसरे क्षेत्रों को लेकर के हो, उनमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो वहाँ भी भरपाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हमारे सामने चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं, खासकर सिविल एविएशन के क्षेत्र को एक्सपेंड करने की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।